अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो आज हमने जो है वो लास्ट टॉपिक कवर करना है चैप्टर नंबर 26 का, दैट इज ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये इससे पहले हमने जो स्टडी किया था दैट वाज वोल्टेज ट्रांसफार्मर अर्थिंग। ठीक है, कि हमने ये देखा था कि एक ट्रांसफार्मर से अर्थिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने देखी। तो सेम इसी तरीके से एक ये प्रोसीजर भी है कि ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया जाता है। और ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर जो है ये क्यों लगाया जाता है? एक्चुअली ऐसे होता है कि वी नो दैट कि डेल्टा जहाँ पर हमारे पास कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे तो हम जो है वो सिंगल फेज लोड नहीं लगा सकते। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो डेल्टा है उसमें कोई भी सिंगल फेज लोड लगा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक्चुअली यही इसका ऑब्जेक्टिव यही है ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का, कि सिंगल फेज लोड सिंगल फेज लोड कैन नॉट बी कनेक्टेड इन डेल्टा। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से ही क्वेश्चन आ जाया करता है एमसीक्यू का, या समथिंग कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डेल्टा में सिंगल फेज लोड लगा सकते हैं। तो सिंगल फेज लोड कैन नॉट बी कनेक्टेड इन डेल्टा। व्हाई? बिकॉज you don't have because we don't we don't have the neutral available। ठीक है, हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई न्यूट्रल नहीं होता। डोंट हैव न्यूट्रल, यानी ये वाला, ये भी एक लाइन है, इसको आप कह लें ये रेड है। ये भी एक लाइन है, इसको आप कह लें ये येलो है। ये भी एक लाइन, ये भी एक फेज ही है, चलें इस तरह से कह लें ये भी एक फेज है, एंड दैट इज ब्लू। तो न्यूट्रल पॉइंट तो कहीं भी नहीं बना। ठीक है, कोई भी जो नोड है वो न्यूट्रल नहीं है एज कंपेयर टू वाई कन्फिग्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो भी आपके पास, इफ दिस इज अ सोर्स, इफ दिस इज अ सोर्स, अगर ये वाला जो डेल्टा है ये एक सोर्स है, तो अब इसके आगे जो भी कोई लोड लगेगा वो थ्री फेज लोड ही लगेगा। चाहे वो मोटर है या कोई स्टैटिक लोड है, कोई भी है, लेकिन वो लोड थ्री फेज ही होगा। तो अब ये है कि क्या किसी तरीके से ये मुमकिन है, यानी एक्चुअली, ठीक है, इज देयर इज देयर सम पॉसिबिलिटी के is there some possibility uh, to connect single phase load in delta? ये क्वेश्चन है एक्चुअली, कि किसी तरीके से कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि आप जो है वो सिंगल फेज लोड डेल्टा में कनेक्ट कर लें। तो उसके लिए जो आंसर है दैट इज यस विद द ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, कि जो एक ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर है उसके जरिए आप ये वाला काम जो है वो कर सकते हैं। सही, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। अब वो हम देखते हैं, यानी ये जो, इसीलिए मैंने ये बताया कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, अ, एक से दो, या एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसकी बैकग्राउंड पे ये वाला जो टॉपिक है ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का, ये बुक में डिस्कस हुआ है। ठीक
ठीक है, तो वो कहता है कि वी समटाइम्स हैव टू create a neutral point on a three phase three wire system. अच्छा, ये भी एक ये भी एक नाम है, एक और नाम है डेल्टा का, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। ये एक और नाम है क्योंकि डेल्टा में थ्री फेज होती है और थ्री वायर होती है। जैसे हमने पीछे जो है वाई को पढ़ा है ना, थ्री फेज फोर वायर। ठीक है, अच्छा ये भी मैं बता दूंगा एक्चुअली, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये है वाई। ठीक है, ये वाई, व्हाट इज दिस, दिस इज रेड, दिस इज येलो एंड दिस इज ब्लू। ओके, ये तीन फेजेस हैं और ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है। अच्छा, जब तक मैं न्यूट्रल को इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन आई एम नॉट यूटिलाइजिंग द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, आई एम नॉट यूटिलाइजिंग इट। सही। सो इसका जो नाम है वो हम कहेंगे थ्री फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, सॉरी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के थ्री फेज, यानी इसमें हमने जो फोर्थ न्यूट्रल का एक पॉसिबिलिटी थी वो हमने नहीं ली। ठीक है, इट्स आवर चॉइस कि हम न्यूट्रल पॉइंट को इस्तेमाल करें या ना करें। तो हमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये भी एक क्वेश्चन है, और उसका आंसर ये है क्योंकि हमारा लोड सिंगल फेज नहीं था। अगर हमारा लोड सिंगल फेज होता तो हमने न्यूट्रल को इस्तेमाल कर लेना था और फिर वो थ्री फेज फोर वायर बन जाता। लेकिन अब चूंकि हमारी डिमांड ऐसी नहीं होगी तो इसीलिए ये थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम जो है वो हमारे पास है। और सेम यही सिस्टम जो है, इसको हम डेल्टा वाले सिस्टम को भी यही कहते हैं। ठीक है, यही वो एक्चुअली बुक में लिखा हुआ था जिसकी वजह से मैं इधर आया कि रेड येलो एंड ब्लू, तो उसका भी यही नाम है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। तो यानी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम दो तरह से हमें मिल सकता है, या डेल्टा से, या वाई विदाउट न्यूट्रल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं वाई विदाउट न्यूट्रल, वाई विदाउट न्यूट्रल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं अभी बता रहा हूँ। वाई विदाउट न्यूट्रल, ऐसा वाई कॉन्फ़िगरेशन जिसमें वी हैवंट यूज्ड द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक होगी बात। फिर ये तो आपको पता ही है कि ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ब्लू रेड एंड येलो एंड न्यूट्रल एज वेल। ठीक है, अब मैं न्यूट्रल का कंडक्टर सॉलिड बना रहा हूँ, ये लाइन, ये वाला कंडक्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सम काइंड ऑफ लोड इज देयर, कोई लोड लगा हुआ है वाई के साथ और रेड के साथ या ब्लू के साथ। तो ऐसे सिस्टम का नाम हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। ठीक है, ये थ्री फेज फोर वायर, फोर्थ वायर किसकी है, न्यूट्रल की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरी ये बात है कि ये बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है, ये मैं साथ ही इसलिए बता दूं कि मैंने ऊपर डायग्राम्स बनाई हुई है कि इसको ना अर्थिंग के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, वो कैसे कि न्यूट्रल को इस्तेमाल करना ये बिल्कुल डिफरेंट है उस चीज से कि आप न्यूट्रल को अर्थ करें। ठीक है, मैंने यानी अभी ऊपर जो आपके पास डायग्राम ये बनी हुई है, ये वाली, अभी ये जिसको मैंने बॉक्स भी कर दिया, ये वाली जो डायग्राम है इसमें न्यूट्रल इस्तेमाल हो रहा है, यानी कोई लोड लगा हुआ है, लेकिन न्यूट्रल अर्थ नहीं है। तो मैं इसको ये लिख दूंगा, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, न्यूट्रल न्यूट्रल नॉट अर्थेड। ठीक, ये बिल्कुल सेपरेट चीज है। यानी ये अक्सर कंफ्यूजन होती है कि कंफ्यूजन क्या होती है कि अच्छा शायद
न्यूट्रल अर्थ है। न्यूट्रल अर्थ है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने न्यूट्रल को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो न्यूट्रल को इस्तेमाल करना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये तो डिमांड होती है, लोड की डिमांड होती है कि लोड अगर सिंगल फेज है तो न्यूट्रल का एक कंडक्टर आप लेकर आए डिस्ट्रीब्यूटर में, 3 फेज 4 वायर सिस्टम आप बनाए और फिर सिंगल फेज लोड लगाएं। लेकिन न्यूट्रल को अर्थ करना ये बिल्कुल एक डिफरेंट डिमांड होती है। और ये कहाँ होती है कि जहाँ पर हमें ये पता है कि हमने सिंगल फेज जो फॉल्ट है उस पर ट्रिपिंग करवानी है, ठीक है। या हमने अर्थेड सिस्टम करना है, अर्थेड सिस्टम, अर्थ करना न्यूट्रल को, ये बिल्कुल अलग। तो ये वाला जो सिस्टम ऊपर मैंने बनाया ये भी क्या है, नॉट अर्थेड, ये भी सिस्टम अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला जो मैं अब बना रहा हूँ, यानी इन दोनों में क्या फर्क है, न्यूट्रल का फर्क है कि एक में न्यूट्रल इस्तेमाल किया, एक में नहीं किया, लेकिन अर्थ के लिहाज से दोनों सेम है। अच्छा, अब मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पे वाई, उसमें अर्थ सॉरी न्यूट्रल पॉइंट को मैंने अर्थ कर दिया, सही। ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है जो ये वाला है, दे आर टोटली डिफरेंट, वेरी वेरी मच डिफरेंट। हत्ता कि जब हम पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो फिर से मैं कहूँगा कि आप लोगों को वो सब्जेक्ट जरूर सिलेक्ट करना चाहिए अगले सेमेस्टर में। तो उसमें जब हम लोग शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, यानी इन शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस पर्टिकुलरली शॉर्ट सर्किट एनालिसिस किसका, कौन सा शॉर्ट सर्किट, लाइन टू ग्राउंड का, ठीक है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का। तो उसमें ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला ये पर्टिकुलरली इस्तेमाल होता है। ये वाला कंसेप्ट बहुत उस वक्त, मतलब यूँ कह लें कि इसी कंसेप्ट पर ये सारी कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने अर्थिंग का चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये कन्फिग्रेशन के नाम, उनका डिफरेंस ये हमें जरूर पता होना चाहिए। डेल्टा जो है ये कभी भी अर्थ नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ कि नेवर, इट नेवर अर्थ है। ये सिस्टम जो है वो कभी भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है, मतलब इसकी टोपोलॉजी ही ऐसी है ना, ठीक है। तो वाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाती है कि पता नहीं न्यूट्रल को अर्थ किया है, इसका मतलब शायद ये है कि हमने न्यूट्रल को इस्तेमाल कर लिया, नहीं, बल्कि न्यूट्रल को अर्थ किया मतलब न्यूट्रल को हमने अर्थ ही किया है, न्यूट्रल को आगे इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो ये इसका जो है वो कंसेप्ट। अच्छा हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो अब ये इसने यहाँ पर बताया, वी समटाइम्स हैव टू क्रिएट अ न्यूट्रल पॉइंट ऑन अ 3 फेज 3 वायर सिस्टम। अब देखें ना, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, यहाँ पे आपके पास डेल्टा भी है और वाई विदाउट न्यूट्रल भी है। विदाउट न्यूट्रल हम ये बोलते हैं कि हमने उसका न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब दोनों में से कौन सा लगेगा, यानी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि we have to create a neutral point, we have to create a neutral point on a 3 फेज 3 वायर सिस्टम, तो वाई में तो न्यूट्रल अवेलेबल होता है, हम उसको इस्तेमाल ना करें वो अलग चीज है। तो जहां पर क्रिएट करना पड़ता है वो तो डेल्टा ही होगा ना, यानी उसका आंसर ये होगा कि इट इज अ डेल्टा कन्फिग्रेशन, सही। यानी अगर ये क्वेश्चन हो कि ऑन विच सिस्टम वी हैव टू क्रिएट अ न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, if it is three phase 3 wire system, which type of the system it is where we have to create a neutral point, which is the delta connection, ठीक है। ये और तरीके से इसको समझने का, to change it into 3 फेज 4 वायर सिस्टम, सारी बात है कि जब आप उसका न्यूट्रल ले लेंगे तो 3 फेज 4 वायर ही बन जाएगा ना। तो वो कहता है कि दिस कैन बी डन यस बाय मींस ऑफ द ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। अब वो करता है कैसे, वो कहते हैं कि आप जो है ना एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर ले लें। आपको पता है एक शेल टाइप होता है, शेल टाइप जो होता है वो कवर्ड होता है, और कोर टाइप जो होता है उसमें जरा वाइंडिंग्स को कूलिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। वो आउटर उसका कोर इतना ही होता है, आउटर कोर के लिहाज से दोनों डिफरेंट होते हैं। बहरहाल इट इज अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैविंग 3 लिम्स,
ठीक है, इसकी सिर्फ 3 लिम्स होती हैं, जबकि शेल टाइप में जो है वो आपकी जाहिर बात है कि 5 लिम्स होती हैं। सही। So it is a core type transformer having 3 limbs built in the same fashion as that of the power transformer. ठीक है, तो ये मतलब पावर ट्रांसफार्मर की तर्ज पर ही डिजाइन होता है, कोई सेपरेट चीज नहीं। Now each limb of the transformer has 2 identical windings wound differentially. ठीक है, that is direction of current in the 2 windings on each limb are opposite to each other. ठीक है, तो ये इस तरीके से है, यानी कि ये वो बता रहा है कि हमने यानी जनरली ऐसे नहीं होता जैसे ये है। एक्चुअली ऐसे होता है कि दोनों की जो डायरेक्शन होती है ना करंट की, वो सेम होती है। ये डॉट कन्वेंशन के मुताबिक होता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये इस तरह का है, ये जो फिगर 226.19 है, इसमें जरा डॉट लगाकर उसने जैसे लिखा ना पोलैरिटी मार्क। पोलैरिटी मार्क का मतलब ये होता है कि अगर आप इस डॉट से यानी यूं कह लें कि जैसे हम कभी डोर को लपेटें ना, पिन्ना करें या उसका क्या उसको कहते हैं गोला बनाएं उसका, या किसी भी धागे का गोला बनाएं, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो पोलैरिटी मार्क होता है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम अलहदा इसलिए रख देते हैं ताकि जारी बात है अगर हमने इस्तेमाल करना है तो फिर हम सारा गोला तो नहीं ना खोलेंगे। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट, आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका पोलैरिटी मार्क होता है या डॉट मार्क होता है। इसका मकसद डिजाइनर सिर्फ ये बताता है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप एंड तक पहुंच जाएंगे, यानी एंड ऑफ वाइंडिंग तक आप पहुंच जाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि आप जो है आप यूं करें कि ये अगर आपकी ये लिम्ब है, 3 लिम्स होती हैं ना, ठीक है, इस तरीके के साथ ये 3 ये है ना आपका कोर टाइप जो है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ये, और फिर उसके बाद चलें इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट बाइंडिंग होगी ना उसका डॉट इधर है। तो आपने अब यहाँ से स्टार्ट किया इस तरह से, ठीक है, तो ये आपकी एक वाइंडिंग होगी, यानी ये अब ये जो डॉट है ये क्या है, ये फर्स्ट वाइंडिंग का डॉट है, ठीक है। और जो ये एक फेज है ना, ये आपके पास रेड फेज है, ये आपके पास येलो, और आपको पता है ये आपके पास ब्लू फेज है। अब इसके ऊपर आपने दूसरी वाइंडिंग भी करनी है, ठीक है। सो पहले नंबर 1 पे क्या होगा, 4। नंबर 2 पे ये रेड फेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी फेजेस सिमिलर है फॉर द रेड फेज। सबसे पहले कोर थी, उसके ऊपर आपने वाइंडिंग कर दी, ठीक है। वाइंडिंग कर दी, आप यूं कह लें, अच्छा वाइंडिंग कर दी, क्या वाइंडिंग आपने क्लॉकवाइज की या एंटी क्लॉकवाइज की? लेट्स से कि आपने इसको जो है क्लॉकवाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से आप जो है कि इंसुलेशन रखेंगे इसके ऊपर, इसी के ऊपर एक इंसुलेशन होगी, और उसके बाद आप दोबारा वाइंडिंग करेंगे। एक्चुअली ये मुराद है उसको। और अब जो आपने बाइंडिंग करनी है ना, उसका अगर इसका डॉट जो है वो इस तरफ है, तो उसका जो डॉट है वो इस तरफ होगा, दूसरी तरफ होगा, डिफरेंशियली डिफरेंस हो। यानी अगर एक करंट, अब इससे हमें डॉट से पता क्या चलता है, तो दूसरे का जो डॉट है वो अगर मैं अब इसके ऊपर करूँगा तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ठीक है इस तरह, यानी ये डिफरेंशियली का मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि अगर, और एक दूसरे, अच्छा दूसरे टर्म्स में ये हमें डॉट कई तरह की इंफॉर्मेशन देता है। एक तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जैसे मैंने बताया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से आप बाइंडिंग से चलेंगे तो आप उसके यानी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि पोलैरिटी मार्क क्या होता है। पोलैरिटी मार्क, पोलैरिटी मार्क आपको कई तरह की इंफॉर्मेशन देता है कि एक तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द वाइंडिंग। सेकेंडली हमें ये बताता है कि जो वाइंडिंग है वो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, ये बताता है हमें, ठीक है। और फिर तीसरा हमें ये बताता है कि करंट
पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी से क्या मुराद है वो अब यहाँ तीसरे पॉइंट में आ रहा है कि जो करंट है उसकी जो अपना जो डायरेक्शन है उसके लिहाज से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैसा होगा। ठीक है, वो दूसरे वाइंडिंग के साथ म्यूचुअली कपल करेगा या उसको अपोज कर रहा होगा, एक्चुअली इस तरीके से होता है ये। ठीक है, सो करंट डायरेक्शन हम लिख देते हैं क्योंकि करंट इज नथिंग बट फ्लक्स। करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और जितना करंट ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, उतना ज्यादा जो है वो म्यूचुअल कपलिंग होगी। तो म्यूचुअल कपलिंग के लिए हमें जाहिर बात है कि जो फ्लक्स है उसको सुपर इम्पोज कर रहा होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होना चाहिए। सही है। तो यानी कि द पॉइंट हियर इज कि जो है जो हाँ पोलैरिटी मार्क जो है वो हमें करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट जो है अब वो यहाँ से एंटर हो रहा है तो वो दूसरे वाले डॉट से लीव कर रहा होता है। ये होता है इसका मतलब। ये हमेशा यानी जो डॉट मार्किंग होती है उसका ये उसका रूल है या कन्वेंशन है इस तरह से कि इफ द करंट इज एंटरिंग इन वन साइड सो इट इज लीविंग फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, तो इसको हमने जो है वो इस तरीके से करना है जैसे उसने बताया यहाँ पे। इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों वाइंडिंग्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंशियली का ये मतलब है ये जो उसने बताया। ठीक है, each limb, let me highlight that, each limb of the transformer has two identical windings. ठीक है, सेम आइडेंटिकल वाइंडिंग्स हैं बाउंड differentially. What does that mean by differentially? That directions of current in the two windings on each limb are opposite to each other. They are not superimposing each other, but you can say that जो है their directions are opposite. So it is with the type of the winding. अब ये differential winding का ये मतलब, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो ये रेड फेज हो गया, ये दोनों वाइंडिंग्स येलो की, ये दोनों वाइंडिंग्स ब्लू की। ठीक है, यानी ये रेड है, ये भी रेड है, ये येलो है, ये भी येलो है, ये ब्लू है, ये भी ब्लू है। डेल्टा उसने बाद में बनाया, आप इन कनेक्शंस को ना देखें। यानी मेरे बताने का मकसद ये है कि प्लीज डोंट सी द कनेक्टिंग लाइंस। वो ये डेल्टा बना रहे हैं ना इसका, वो डेल्टा हमने बाद में बनाना है। ठीक है, अच्छा फिर वो कह रहा है कि अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस द टोटल फ्लक्स इन ईच limb is negligibly small, therefore the transformer draws very small मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, ये डिफरेंशियली जा रहा है ना करंट, तो जाहिर बात है कि जो आपका नो लोड कंडीशन है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि जब ट्रांसफार्मर पे कोई भी लोड नहीं होता तो आइडियली तो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होना चाहिए ट्रांसफार्मर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो वाइवा था मेरा ख्याल है लैब का या इस तरह से, उसमें यही चीज़ें ही पूछी जाती हैं कि जब भी ट्रांसफार्मर जो है वो नो लोड कंडीशन में होता है तो आइडियली इट शुडंट ड्रॉ एनी करंट, लेकिन रियली वो करंट ड्रॉ कर रहा होता है। और वो क्या चीज़ होती है जो करंट ड्रॉ कर रही होती है? वो ट्रांसफार्मर का कोर होता है। ठीक है, तो या मैग्नेटाइजेशन ब्रांच, सिंपली हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन ब्रांच। लेकिन अब यहाँ पर हमारी वाइंडिंग की इस तरह की फॉर्म है डिफरेंशियली कि वो नो लोड कंडीशन में भी वो कह रहा है कि इट ड्रॉज वेरी स्मॉल करंट। Okay, so the total flux in each limb is negligible small, therefore the transformer draws very small magnetizing current. ठीक है, अच्छा फिर वो कह रहे हैं कि फिगर 26.19 shows the use of grounding transformer to create neutral point. अब हमने न्यूट्रल पॉइंट बनाना है, यानी बेसिकली ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो आप कह लेंगे डेल्टा में कनेक्टेड है, और अब वाइल कनेक्टेड इन डेल्टा ये न्यूट्रल पॉइंट जो है वो बन रहा है, ये वाला। ठीक है, यानी जो दूसरी साइड है वाइंडिंग की, एक वाली साइड तो डेल्टा बनाने में इस्तेमाल हो रही है ना, तो जो दूसरी वाइंडिंग की साइड है ये सप्लाई की साइड है, आप यूँ समझ लें, या रिसीविंग साइड अगर यहाँ पर लोड लगा हुआ है तो
ये वाली जो साइड है बाइंडिंग की, जो दूसरी साइड है, वहां पे न्यूट्रल का पॉइंट है। तो ये तो वो कहता है कि इफ वी कनेक्ट नाउ वी यू कैन कनेक्ट अ सिंगल फेज लोड, क्योंकि अब आपके पास ये न्यूट्रल का पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अ, ये डेल्टा जो है वो किस तरह से बना है, मैं ये पहले आपको बता दूं, फिर हम देखते हैं। ये वाली डायग्राम देख लीजिए, ये वाली 26.19 देख लीजिए, अगर आपकी मैच्योर डायग्राम है, ये पहली वाली डायग्राम। तो ये वाला जो फेज है, जो रेड फेज है, इसका अगर मैंने डेल्टा बनाना है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। मैं अभी आपको बोर्ड भी बनाकर दिखा दूँ। तो ये इसका एंड और ये इसका जो है वो आप कह लें कि एंडिंग पॉइंट। तो ये आपके पास एक कनेक्शन हो गया, फिर इसी तरह से इसका और इसका कनेक्ट हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो सेम वाले जो पॉइंट्स हैं, और उसके बाद यानी दो तरीकों से डेल्टा बनता है। तो ये एक तरीका है डेल्टा बनाने का, और एक जो है वो ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया। और यहाँ से सप्लाई आ गई, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ से जो है वो आपके पास सप्लाई आई है, तो करंट जो है वो क्या है। अच्छा, यहाँ से अभी वो ये बता रहा है, क्योंकि रेड और येलो में लोड नहीं लगा हुआ, सो इन बोथ फेजेस द करंट इज लीविंग, बट इन ब्लू फेज द करंट इज एंटरिंग। ठीक है, और जो उसकी दूसरी डॉट वाली साइड है, वो सारी की सारी न्यूट्रल से कनेक्टेड है। सही है, तो ये इस तरह से डेल्टा बन गया। ये हमारा ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर है, और इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये न्यूट्रल हमने बनाया, ये एक्चुअली इसको ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर बनाना है। यानी ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन डेल्टा, एंड देर इज अ न्यूट्रल पॉइंट। यानी हम यहाँ इन बाइंडिंग्स को एक न्यूट्रल पॉइंट दे लेते हैं, और फिर जो है वो हम आप यूँ कह लें कि यानी इसको एज अ न्यूट्रल पॉइंट जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये उसको ग्राउंडिंग बना देता है, यानी इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। अब होगा क्या कि जब हमने यहाँ पर लोड कनेक्ट किया, लेट्स से ब्लू फेज में, जब हमने लोड कनेक्ट किया है ब्लू फेज में, तो इट इज ड्राइंग लेट्स से द करंट आई। ठीक है, और चूंकि ये वो कह रहा है कि सिंगल फेज लोड जो है वो लेट्स से हमने इस तरीके से लगाया है न्यूट्रल के साथ। न्यूट्रल भी अर्थिड है ना, लोड भी अर्थिड है, इसका मतलब ये है कि आपने इसी पॉइंट को इस्तेमाल किया। ठीक है, एक ही बात है। तो करंट जो है वो इस तरीके से जा रहा है, द करंट आई इज डिवाइडिंग इन द थ्री वाइंडिंग्स आई बाई थ्री करके। उसके बाद चूंकि जो है रेड और येलो, इनमें कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, तो ये आई बाई थ्री इसमें वापस चला जाएगा, और जो टू आई बाई थ्री करंट है वो ब्लू फेज में रिटर्न करके आएगा, यानी इन दोनों का सम जो है। ठीक है, जो ब्लू फेज है उसमें। ठीक है, क्योंकि ब्लू फेज जो है इट इज गेटिंग द करंट फ्रॉम द टू फेजेस रेड एंड येलो। और वो कैसे, अगर आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से भी देखें, तो आई बाई थ्री इस वाली वाइंडिंग से भी आ रहा है। ठीक है, और आई बाई थ्री जो है विच इज द रेड बाइंडिंग, और आई बाई थ्री जो है वो येलो से भी जो है वो बनता है। ठीक है, तो यानी दोनों बाइंडिंग्स का जो आपके पास लाइन करंट है टू आई बाई थ्री विच इज बिकमिंग द फेज करंट हेयर, वो आपके पास फिर इस वाली बाइंडिंग में वापस आए। ठीक है, तो ये वो बता रहा है। तो वो कहता है कि इफ वी कनेक्ट अ सिंगल फेज लोड बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल, द लोड करंट I divides into three equal currents in each winding. Now, because the currents are equal, so the neutral point stays fixed, and the line to neutral voltages remain balanced as they would be on a regular फोर वायर सिस्टम। यानी एक्चुअली वो ये बता रहा है, क्योंकि ये करंट आपके पास सेम है, अगर ये करंट सेम ना डिवाइड हो, तो न्यूट्रल का जो पोटेंशियल है वो अर्थ वाला नहीं रहेगा, बल्कि वो लाइन पोटेंशियल बन जाएगा। तो फिर ये वाला जो वोल्टेज है ब्लू टू न्यूट्रल, ये फेज वोल्टेज नहीं बल्कि लाइन वोल्टेज बन जाएगा। तो ये करंट्स जो हैं न्यूट्रल से जो आगे जा रहे हैं ये सेम रहने चाहिए। इफ दे आर डिफरेंट, इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल का पोटेंशियल फिर अर्थ वाला नहीं है। ये वो एक्चुअली बता रहे हैं। सो कह रहे हैं इन प्रैक्टिस द सिंगल फेज लोड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज इवनली एज पॉसिबल बिटवीन द थ्री फेजेस एंड द न्यूट्रल, सो दैट द अनबैलेंस्ड करंट इज रिलेटिवली स्मॉल। यानी इस केस में जो ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर है, हमारी कोशिश होती है कि सिंगल फेज लोड जो है उसको बैलेंस लगाया जाए जितना हो सकता है।
यानी ये एक स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर है, आप यूँ कह लें। इट इज़ नॉट अ कॉमन ट्रांसफार्मर। ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ग्राउंडिंग, या वो जो पीछे हमने पढ़ा था वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर्स होते हैं, और ये जनरली हम बाज़ रिलेज पर लगाते हैं, या प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स पर लगाते हैं, या मीटरिंग इक्विपमेंट्स पर लगाते हैं। ठीक है, तो यानी ये एक्चुअली स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर होते हैं। एक second। So the impedance of the grounding transformer is quite low. Therefore, when line to earth fault occurs, the fault current will be quite high. तो चूंकि इसकी इम्पीडेंस बहुत कम होती है, लिहाजा फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा होगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट इज लिमिटेड बाय इंसर्टिंग अ रेजिस्टेंस इन द न्यूट्रल सर्किट। ठीक है, कि हम न्यूट्रल सर्किट में एक रेजिस्टेंस को इंसर्ट करके फॉल्ट करंट को लोअर कर सकते हैं। So under the normal conditions, only the iron losses will be continuously occurring in the grounding transformer. Iron losses जो हैं they are the hysteresis loss, और वो कोर की प्रॉपर्टी है। However, in case of fault, the high fault current will also produce copper losses in the transformer। एक तो आयरन लॉसेस होते ही रहते हैं क्योंकि वो कोर की प्रॉपर्टी, और फॉल्ट के वक्त कॉपर लॉसेस भी हैं। तो नाउ सिंस द ड्यूरेशन इज ऑफ द फॉल्ट इज 30 to 60 seconds only, ये 60 मिली सेकेंड्स है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज नॉट सेकेंड्स बट इट इज मिली सेकेंड, ये इसमें बिल्कुल इट इज मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये सेकेंड्स नहीं है, 30 to 60 सेकेंड्स में है, इसमें तो सिस्टम तबाह हो जाएगा बिल्कुल। तो ये इसको कभी भी सेकेंड्स मत लिखिएगा, इट इज मिली सेकेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट पे लिखी है। So the copper losses will occur only for a short interval। यानी ओवरऑल आपके पास कोर लॉसेज ही हैं, आपके पास कॉपर लॉसेज नहीं होते। तो यानी ओवरऑल द पॉइंट इज के ये एक स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर है, और सिंगल फेज मीटर्स हम इस पर लगा सकते हैं, या और इस तरह का लोड जो बैलेंस्ड हो, सिंगल फेज हो, वो हम इस पर लगा सकते हैं। और यानी कि एक तो दूसरा ये है कि जो अर्थिंग हमारे पास है वो हमें अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई भी जो स्पेशल हमारे पास सरकमस्टांसेस है उनके लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा। आम लोड नहीं लगेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पर आम लोड नहीं लगेगा। ये कंसेप्ट यही है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम में ये ट्रांसफार्मर आ रहा है, मगर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इस पे ये स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर है, इस पर आम लोड नहीं हम लगाते, बल्कि इस पर जो है वो स्पेशल लोड जो है वो लगता है। और ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर जो है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर जो है ये डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है, और इसकी वाइंडिंग की एक साइड यानी रेड की, येलो की और ब्लू की एक साइड कॉमन करके हम न्यूट्रल बना देते हैं। ये इसकी समरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर जो है ये एक डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज अ डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, जैसे ये उसने डेल्टा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकेंडली, हम एक न्यूट्रल कॉमन पॉइंट इसकी वाइंडिंग्स का बना देते हैं। ठीक है, और उसको फिर हम अर्थ कर देते हैं, और उससे फिर ये होगा कि ये वाला जो न्यूट्रल का जो पॉइंट है ये हम बाहर लेकर आ सकते हैं, यानी ट्रांसफार्मर से हम इसको बाहर कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, यानी अब मैं इसको, हाँ मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा। तो ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर जो है वो ये वाला ट्रांसफार्मर है, जिससे आपके पास 3 फेज और 4th न्यूट्रल बाहर आ रहा है। दिस इज रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो आप कह लें कि सप्लाई है। ये इसकी सप्लाई साइड है, रेड, येलो एंड ब्लू। तो सप्लाई साइड जो है वो 3 फेज है, रेड, येलो एंड ब्लू। सप्लाई साइड जो है वो आपकी 3 फेज है, दिस इज सप्लाई साइड। और लोड साइड जो है वो 4 वायर्स में आ गई। और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, जैसे अभी उसने बताया था कि ये अगर इस तरह से मैं कॉइल बना लूँ और इसका भी इस तरह से कॉइल बना लूँ,
और इसका भी इस तरह से कॉइल बना लें। ठीक है, ये इसका दूसरी वाइंडिंग आ गई इस तरह से। और जो इसका डॉट है वो यहाँ पे है, इसका भी डॉट यहाँ पे है, इसका भी डॉट यहाँ पे है, इसका यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन सारों को आप कनेक्ट करके जो है वो एक कॉमन पॉइंट बना लेते हैं विच इज़ द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, और उसको आप इधर इसके साथ आप शॉर्ट कर दें। तो ये आपका न्यूट्रल का हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर से पॉइंट आता है। एक्चुअली तो ये सारी चीज़ ट्रांसफार्मर के अंदर ही है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ है वो ट्रांसफार्मर के अंदर ही है। तो ये अब आपके पास ये न्यूट्रल आ गया जी, ये आपके पास रेड आ गया, ये आपके पास येलो आ गया, ये आपके पास ब्लू आ गया। अब ये तीन फेज हैं और ये न्यूट्रल है। अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और प्लस ये कि न्यूट्रल आपके पास अर्थेड है। सही, न्यूट्रल को हमने अर्थ किया। तो यहाँ पर आप कोई भी लोड लगा सकते हैं जैसे उसने लिखा है, ये हुआ इस तरह से। और ये वाले जो कनेक्टेड हैं वो कैसे हैं कि ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ ऐसे, और ये वाला इसके साथ। तो ये आपके पास डेल्टा कनेक्टेड हो गया लाइक दिस। ये एक और तरीका है बनाने का, मतलब जरूरी नहीं आप बुक की डायग्राम ही बनाए, बिल्कुल उसको काफ़ी आप इस तरह से भी, ऐसे तो वही है। आप बरल दिस इज योर वे टू स्केच, जैसे आप पसंद करें। तो ये सो सप्लाई साइड इज आवर थ्री फेज साइड, एंड जो हमारी लोड साइड है वो फोर वायर वाली साइड होती है। अंदरूनी वो डेल्टा कनेक्टेड होता है। और जो हमने उसकी बाइंडिंग की ये वाली जो साइड होती है, ये वाली, इसको हमने कॉमन बना के न्यूट्रल बना लिया होता है। ठीक है, यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं कि हम बैलेंस लोड लगाते हैं। लाइक अगर ये मैंने 10 ओहम्स रखा है तो हम कहेंगे कि येलो से जो मैं लोड लगाऊं वो भी मेरा 10 ओहम्स का हो, या मैं अगर रेड से लोड लगाऊं तो वो भी मेरा तकरीबन 10 या चले 9.5 ओहम्स का हो। उसकी रीज़न क्या है, ताकि जो आई एन है, आई एन इज इक्वल टू आपको पता है आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी जो है, वो आपके पास जो है वो यानी आपके पास जो है वो मिनिमम रहे। ठीक है, यानी अगर ये तीनों आपके पास सेम होंगे, जो भी आपके पास करंट्स हैं, तो ये आपके पास जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो न्यूट्रल आपके पास जो करंट है, वो आपके पास आप यूँ कह लें कि जाहिर बात है कि अगर ये करंट्स जो है वो सेम होते हैं तो इसका जो सम है, इफ दे हैव द सेम पावर फैक्टर एज वेल, ये भी ज़रूरी है, तो इनका जो सम है वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो या अगर ना भी हो तो हमारा जो न्यूट्रल करंट से जो करंट जा रहा है येलो में वापस, ठीक है, जो वापस हमारे पास जो करंट जा रहा है इन रेड येलो एंड ब्लू, वो आपके पास सेम हो एक्चुअली। ये बात, उस केस में आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हम कहते हैं कि अर्थ पोटेंशियल पे रहता है। सही है, या यूँ कह लें इन शॉर्ट के न्यूट्रल का जो करंट है वो मिनिमम रहे अगर आपके पास। ठीक है, जैसे ये उसने यहाँ पर जो है वो ये वाला पॉइंट जो है वो बताया है। अगेन डिस्कस दैट पॉइंट। ठीक है, तो कहता है कि इफ वी कनेक्ट सिंगल फेज लोड, अगर आप एक सिंगल फेज लोड लगाते हैं, द करंट वुड बी डिवाइडेड इन द थ्री फेजेस इक्वली। सही, because the currents are equal to the neutral point stays fixed and the line to neutral voltages remain balanced. सही, so in practice the single phase loads are distributed as evenly as possible. ठीक है, कि जो आपका between the three phases and the neutral, so that the unbalanced current is relatively small. समझ आई? यानी एक दफा उसने बताया है कि अगर आप सिंपल एक फेज पे लोड लगाते हैं तब क्या होगा। अगर आप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इफ इफ ओनली रेड टू न्यूट्रल अगर आप लोड लगाते हैं तो I/3 और प्लस I/3 प्लस I/3
दैट वुड बी डिवाइडेड इन द 3 फेजेस। ठीक है। और इसकी वजह से क्योंकि तीनों फेज में एक सा करंट चला गया ना, तो आपका जो न्यूट्रल है वो अर्थ पोटेंशियल पे है। ये बात है, सिंपल ये बात, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। अगर आप सिंपल एक लोड लगाते हैं तो जो करंट होता है वो तीनों फेजेस में इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अगर R2 न्यूट्रल लोड जो है वो I करंट ले रहा है, सो इट विल बी डिवाइडेड इक्वली इन 3 फेजेस। ठीक है, क्योंकि ये I बन जाएगा ना फिर आपके पास। सही है। तो न्यूट्रल अर्थिड रहेगा। लेकिन अगर इक्वल डिवाइड नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट डिवाइडेड इक्वली, तो न्यूट्रल जो है इसका मतलब ये है कि वो अर्थ पोटेंशियल पे नहीं है, बल्कि उसका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो गया। ठीक है। वो ज्यादा क्यों हुआ है? इसका मतलब यही है ना कि न्यूट्रल भी एक कोई सोर्स बन गया, वोल्टेज का सोर्स बन गया। दैट्स वाई कि न्यूट्रल की तरफ जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो डिफरेंट है। एक्चुअली ये इसका कंसेप्ट है। जैसे वो आपने पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट जो है वो अगर हाई पोटेंशियल पे चला गया, ये वो वाला कंसेप्ट है। ठीक है। और इसीलिए अगर हम तीनों फेज पर लोड लगाएं तो वो हम इक्वल लोड लगाते हैं, इक्वल लोड ऑन 3 फेजेस। सही। ये एक्चुअली बात है। तो हम न्यूट्रल को अर्थ पोटेंशियल पे ही रखना चाहते हैं एक्चुअली। दैट इज द पॉइंट। ताकि जो हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम है उसका मकसद हल हो। अगर करंट सेम नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल का जो पोटेंशियल है वो अप हो जाएगा। ठीक है। और फिर होगा, यानी इससे क्या होगा, ये भी मैं बता दूं। इससे क्या होगा कि आपका जो R2 न्यूट्रल वोल्टेज था 230 वोल्ट का, इट वुड बी 400 वोल्ट। इफ इफ न्यूट्रल इफ न्यूट्रल हैज एन अप पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि अब R2 न्यूट्रल वोल्ट आपका 400 वोल्ट हो गया। समझे? कि पहले R2 न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या था, अर्थ पे था, तो वोल्टेज क्या था, 230 वोल्ट। अब न्यूट्रल जो है वो अर्थ पे नहीं है, अब न्यूट्रल जो है वो अर्थ पे नहीं है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 400 वोल्ट। सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इफ न्यूट्रल is not on an earth potential, so it means the phase voltage will be now the line voltage, which is a very dangerous thing। या उसका वोल्टेज कम अज कम 230 नहीं रहेगा, 300 हो सकता है, और समथिंग डिपेंड्स कि न्यूट्रल कितना कितना जो है वो अर्थ से हट रहा है, या कितना अनबैलेंस करंट जो है वो इसकी तरफ आ रहा है। सही। अनबैलेंस करंट, अनबैलेंस करंट एक्चुअली। तो जितना अनबैलेंस करंट जो है वो इसकी तरफ जो है वो आ रहा होगा, उतना ये अपना अर्थ पोटेंशियल से जो है ना वो हट जाएगा। अच्छा, इसको ना मैं एक और तरीके से भी आपको बताता हूँ। हाँ, इसको एक और तरीके से भी आप समझ सकते हैं, और वो ये इस तरीके से समझ लें, मे बी उस डायग्राम से ना समझ आ रहा हूँ, मैं एक और आपको। दिस इज रेड, दिस इज येलो एंड दिस इज ब्लू, दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट। हाँ। अच्छा चलो, यहाँ बना दिया मैंने इसे। ये अर्थ है, और ये ये न्यूट्रल आ रहा है, ये आपके पास ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि रेड टू न्यूट्रल आपका लगा हुआ है लाइक 100 ओम, 0.8 लैग, ये एक लोड लगा हुआ है। येलो टू न्यूट्रल जो है ये आपका समथिंग डिफरेंट लगा हुआ है, लाइक 0.9 लैग। डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट ही करना है। उसके बाद ब्लू टू न्यूट्रल आपका कोई और लोड लगा, अब ये अनबैलेंस लोड हो गए। ठीक? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा है ना कि आई न्यूट्रल जो है दैट इज द फेजर सम ऑफ आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। तो इसका मतलब ये है कि अब जो न्यूट्रल है उसमें जरूर कुछ ना कुछ करंट आ रहा है, बिकॉज ये जब इनका फेजर सम होगा आई आर आई वाई और आई बी का, लेट्स से ये 1 पावर फैक्टर,
तो न्यूट्रल करंट बन जाएगा और वो इस तरफ फ्लो होगा ऐसे, ये आई न्यूट्रल ऐसे फ्लो होगा। अब यहाँ पर तो आपने इसको अर्थ किया हुआ है और यहाँ से आपके पास इसकी तरफ करंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है न्यूट्रल का, ये कुछ हायर पोटेंशियल पे चला गया और ये वाला पॉइंट जो है वो अर्थ पोटेंशियल पे है, तभी तो इसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि हमने न्यूट्रल को अर्थ ही किया होता है। ठीक है, न्यूट्रल हमेशा हमारा 4 वायर सिस्टम में अर्थ ही होता है। तो ये वाला जो करंट अब इसकी तरफ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर ये अर्थ है। इसका मतलब ये है कि दिस पॉइंट ऑफ द न्यूट्रल, this point of the neutral is a bit at the higher potential. This point of the neutral is bit a higher potential than this point. सही। सो ये वाला जो आपके पास वोल्टेज है, ये जब अब हमने क्या कहा है कि ये वाला जो आपके पास पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये एक हायर पोटेंशियल पे चला गया, तो ये यानी इस वाले पॉइंट को, जो कि अर्थ वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को भी अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अब लोड तो यहाँ पर लग रहा है। वो क्या यानी अफेक्ट कैसे कर रहा है कि ये यहाँ से करंट इसकी तरफ जा रहा है ना, तो ये वाला जो लोड यहाँ पर लगा हुआ है, ये इस वाले पॉइंट, ये वाला जो रेड का लोड है, ये तो न्यूट्रल के इस पॉइंट पर लगा हुआ है ना। इसका मतलब ये है कि ये पहले लगा हुआ था 230 वोल्ट पे, तो मे बी अब इसका वोल्टेज 230 ना रहे, मे बी इट गोज अप। ठीक है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे चला गया, ये लाइन वोल्ट की तरफ जा रहा है। और इसी तरीके से जो वाई का वोल्ट है वो भी अब हायर हो जाएगा, ब्लू का वोल्ट भी हायर हो जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेजेस में अनबैलेंसिंग आ जाएगी। एक तो वैसे ही वो सिंगल फेज लोड है। ठीक है, तो हमने यानी इसी ये जो बैलेंसिंग होती है वोल्टेजेस की, वो फिर एक सेपरेट टॉपिक है, या उसको हमें मतलब बैलेंस करना पड़ता है। बहरहाल फिर उसका एक ये तरीका हो सकता है कि न्यूट्रल का जो कंडक्टर है वो ज़रा और थोड़ा सा हैवी बनाया जाए, क्योंकि उसका करंट जो है वो ज़्यादा है। एक तो उसमें बीट अप हो जाता है, लॉसेज होंगे, और दूसरा ये है कि इट ऑल शुड हैव द सेम पोटेंशियल, इट शुड बी एट द सेम पोटेंशियल। तो फिर इस वाले अर्थ पॉइंट को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, और अर्थिंग इस वाले पॉइंट से ज़्यादा दूर ना हो, नॉट फार अवे। अगर अर्थ पॉइंट आपका दूर हो जाता है और आपका लोड बहुत दूर लगा हुआ है, 2-3 किलोमीटर पे लोड लगा हुआ है, और अर्थ पॉइंट आपका यहाँ पे है, यानी लोड से इसका फासला जो है वो लेट से अवे हाई अवे लॉन्ग, जैसे 2 किलोमीटर है और लाइक 3 किलोमीटर है, बहुत लंबा है फासला हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये वाले जो लोड्स होंगे वो वोल्टेज अनबैलेंस का शिकार हो जाएंगे, जो दूर होंगे, जितना दूर होता जाएगा, क्योंकि अर्थ पॉइंट दूर होता जा रहा है। तो उसका हल यही है कि आप पोल टू पोल अर्थिंग करें। जहां आपका पोल आ जाए, या एक पोल, जैसे हमने भी वो इसकी असाइनमेंट भी की, चैप्टर 14 में भी इसको बड़ा डिस्कस किया। उसका मतलब ये है कि पोल टू पोल आपकी अर्थिंग होनी चाहिए, ताकि अर्थ पॉइंट्स आपके दूर ना हो। द फार इट इज, द मोर सिंगल फेज लोड वुड गो टू द हायर, यानी टुवर्ड्स द लाइन वोल्टेज, और आपका लोड मुतासर होगा। ठीक है, तो अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप सोच रहे होंगे कि यार इसको तो फिर 230 वोल्ट से बहुत ऊपर चला जाना चाहिए। इट शुड बी लाइक 260, इट शुड बी लाइक 270, इट शुड बी लाइक जो है मतलब इस तरह से। लेकिन ये एक चीज नोट कर लें कि इफ द अर्थिंग पॉइंट इज वेरी फार अवे, इसका मतलब ये है कि आप सोर्स से बहुत दूर हैं। सबसे पहले ये ना भूलें। इसका मतलब ये है कि पहले तो आप ये देखें ना कि आपका वोल्टेज, अपना सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत सारा वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे जो है आपका 4 क्या था वो, हमने जो लैब में किया था 430 था, तो यहाँ पर आपका 380 भी आ रहा था समथिंग, या चलें 300, ओ सॉरी 300 नहीं, 400 समथिंग आ रहा था, यानी 30 वोल्ट्स लेस करके भी आता है। हाँ ठीक था, 380 और या 390 भी आ रहा था समथिंग। तो इसीलिए जब वो अप जाता है ना, तो वो हमें पता नहीं चलता। वो 5-6 वोल्ट अप भी हो गया ना, तो 395 हो जाएगा, या 400 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि इससे हमें वोल्टेज रेगुलेशन में कोई नहीं,
बल्कि इससे अगर यहाँ पर फॉल्ट हो जाता है तब भी पता नहीं चलेगा कि अर्थ पॉइंट बहुत दूर चला गया आपका। ठीक है, तो अर्थिंग को ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर। तो इससे हमने जो है वो एक्चुअली ये चीज़ भी हमारे जो है वो हमारे सामने आई। ठीक है, तो ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर में जो है आपका वो कहता है कि एक तो ये स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर है, एंड सेकेंडली इफ यू नीड यू कैन बैलेंस द लोड, यू शुड बैलेंस द लोड। बाकी ये वाला जो इसका पैराग्राफ है, दिस इज अबाउट द लॉसेस। ठीक है, कि ये जो लॉसेस हैं वो आपके पास कम से कम इसमें जो लॉसेस हैं, सॉरी, वो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच में ना होने के बराबर होते हैं, और अगर होते भी हैं तो सिर्फ आयरन लॉसेस होते हैं। ठीक है, यानी मैग्नेटाइजेशन ब्रांच में इसकी कॉपर लॉसेस ना होने के बराबर है, जीरो है या ना होने के बराबर है, सिर्फ आयरन लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस सिर्फ उस वक्त होते हैं जब कोई फॉल्ट आए, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो भी वो कह रहा है कि जाहिर बात है 30 मिली सेकेंड्स में या 60 मिली सेकेंड्स में फॉल्ट क्लियर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कॉपर लॉसेस भी फिर हम निगलेक्ट कर ही सकते हैं उस वक्त। ठीक है, तो ये उसमें इसकी डायग्राम में दिखाया। तो ये है इस चैप्टर का एंड। ये कोई बात आपने अगर पूछनी हो, हमारा एक टॉपिक रह गया था सर्किट ब्रेकर के चैप्टर से। चैप्टर आई गेस 19। ये यस, मेरा ख्याल है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है, जब मैं पेपर बना रहा था तो उस वक्त आई रियलाइज कि ये हमारा शायद रह गया था। आई फॉरगॉट टू कवर इट, और फिर अगला चैप्टर शुरू हो गया, मेरा ख्याल है शायद कुछ इस तरह ही हुआ था, बट ये कवर नहीं हो सका था। तो बहरहाल रिकॉर्डिंग्स भी है, मेरे नहीं ख्याल ये कवर हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी तो एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। जो आपके इनसाइड पैनल्स हैं उसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये वाला टॉपिक भी आज। बाकी ये है कि नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लाइटिंग को शुरू करेंगे, जो यूटिलाइजेशन का एक टॉपिक है, और फिर हम लाइटिंग स्कीम वगैरह और ये देखेंगे। फिर आगे हीटिंग, अगर टाइम हो तो हीटिंग को भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। बहरहाल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मे बी लास्ट लेक्चर हो। अच्छा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स जो हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स में क्या है कि मीडियम आपके पास वैक्यूम है, यानी कि आपका जो है ना एक इंतहाई इंसुलेटेड चैम्बर होता है। आप यानी इंसुलेशन से मुराद ये है, या आइसोलेटेड चैम्बर आप कह लें, जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया होता है। 10 रेज टू द पावर, ये कितना बता रहा है, 10 रेज टू द पावर माइनस 7 टू 10 रेज टू द पावर -5 टॉर। क्योंकि 10 रेज टू द पावर -7 बहुत ही कम है, और 10 रेज टू द पावर -5 उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, लिहाजा हम कम से ज़्यादा वैल्यू बताते हैं। तो 10 पावर -7 टू 10 पावर -5 टॉर। टॉर भी प्रेशर का एक यूनिट है। ठीक है, तो इतना टॉर या इतना आप यूँ कह लें कि प्रेशर जो है वो आपका जो है वो इसमें होता है। ठीक है, यानी इतना वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं। तो वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है? बात फिर वही है कि हमने आर्क को क्वेंच करना। जब मीडियम ही नहीं होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे पास ऑयल है उसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैक्यूम में जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो आर्क क्यों बनेगी? आर्क बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है। इफ देयर विल बी नो मीडिया और मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही नहीं है, यानी ना ऑयल है ना आपके पास एयर है या समथिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क बनेगी ही नहीं। सो since the vacuum offers the highest insulating strength, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैक्यूम है, जाहिर बात है वो हाईएस्ट इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ जो है वो देता है।
So it has far superior arc quenching properties than any other medium. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है मैं किस हवाले से इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर एग्जांपल व्हेन कॉन्टेक्ट्स ऑफ अ ब्रेकर, वो बता रहा है कैसे, यानी फौरी जैसे एक्सप्लेनेशन होती है ना, ये वो बता रहा है, नीचे प्रिंसिपल वगैरह वाला था। So for example, वो कहते हैं कि when contacts of the breaker are opened in the vacuum, so the interruption occurs at first current zero, यानी कि कॉन्टैक्ट्स जब ओपन होते हैं तो पहला ही जो साइकिल होता है, करंट का जो साइकिल है, उसके पहले जीरो पे ही आपका जो है वो काम तमाम हो जाता है, आर्क का काम तमाम हो जाता है, आर्क इंटरप्ट हो जाती है विद द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स बिल्डिंग अप एट अ रेट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हायर देन दैट ऑब्टेन्ड विद अदर सर्किट ब्रेकर्स। यानी वो ये कह रहा है कि आर्क क्योंकि मीडिया ही नहीं होता ना, तो आर्क जो है ना वो मतलब कब होती है, मैं आपको फर्स्ट करंट जीरो बता दूं कि फर्स्ट करंट जीरो से उसका क्या मुराद है। यानी कि अगर ये मेरे पास साइकिल है ना, तो ये मुराद है, बस जीरो, दिस इज द फर्स्ट करंट जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर आर्क बनेगी भी तो ना होने के बराबर। तो ये है फर्स्ट करंट जीरो, फर्स्ट करंट जीरो। ठीक है, ये फिर दूसरा, तो ये दोबारा टच कर रहा है जीरो, यहाँ पे पूरा साइकिल, ये आपके पास फर्स्ट करंट जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी ये इस कदर इफेक्टिव है कि बहुत जल्दी आर को क्वेंच कर लेता है। और अ, यानी कि जो जो थोड़ी बहुत आर्क बनती भी है, अच्छा वो बनती क्यों है, वो एक अलग थ्योरी है, वो उसको हम कहते हैं फील्ड एमिशन थ्योरी। फील्ड एमिशन थ्योरी, ठीक है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्यों बनती है, जो थोड़ी बहुत बनती भी है। अगर वो थोड़ी बहुत आर्क बनती भी है तो वो भी जल्दी से ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो इंसुलेशन है वो उसको अपने आप को बिल्डअप करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो वैक्यूम है। ठीक है, तो यानी जो आपके पास इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ रेट है, इंसुलेशन इंसुलेशन होना चाहिए, इंसुलेशन स्ट्रेंथ रेट, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यूँ कहना चाहिए बिल्डअप रेट और बिल्डिंग रेट। ठीक है, बिल्डअप रेट जो है ना जी इंसुलेशन स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 10⁻⁵ 10⁻⁷ to 10⁻⁵ टॉर्क जो है वो आपका प्रेशर है। तो अगर थोड़ी सी भी आग बनती है तो ये वाला जो वैक्यूम है वो इंसुलेशन स्ट्रेंथ को दो गुना, बल्कि कई गुना, 1000 टाइम्स, कई गुना 1000 टाइम्स ज़्यादा कर देता है इंसुलेशन स्ट्रेंथ। तो ये एक्चुअली इसका राज है, आप जो कह लें। तो वो कहता है कि अब ये उसका प्रिंसिपल है, यानी कि तफसील जिसको कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ आर्क इन द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड इट्स एक्सटिंक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ठीक है, वो कैसे जी, कि जब कॉन्टैक्ट्स ओपन हुए इस कम प्रेशर में, इंतहाई जो वैक्यूम है, तो कहता है एन आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आर्क बनती है। अब सवाल ये है कि मैं कई दफा कह चुका हूँ कि आर्क तो बनेगी नहीं क्योंकि मालिक्यूल्स ही नहीं है, मगर अब आर्क बनती है। तो साइंसदान जो है या जो रिसर्चर्स थे, दे वर वेरी एस्टोनिश्ड कि वैक्यूम में भी अगर आर्क बन गई तो ये कैसा वैक्यूम है। लेकिन फिर हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम फील्ड एमिशन थ्योरी है, जिसके तहत हम कहते हैं कि आर्क बनती है, और यहाँ पर उसने स्टार भी लगाया हुआ है कि आर्क कैसे बनती है। दैट इज द फील्ड एमिशन थ्योरी, जो ये कहती है कि आर्क आपके कॉन्टेक्ट्स की नॉन आइडियल सिचुएशन की वजह से बनी है। यही जो आपके कॉन्टेक्ट्स है ना, जब इंडस्ट्री में वो कॉन्टेक्ट्स बने हैं, जो ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो मेल फीमेल ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स जो हैं जब इंडस्ट्री में बने हैं, तो वो शाइनी नहीं थी उनकी सरफेस। ठीक है, उनकी सरफेस जो थी वो ज़रा रफ थी। तो वो जो रफ जो उसके पॉइंट्स हैं आपके, आप इलेक्ट्रोड्स कह लें या ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स कह लें, जो मेल फीमेल के जो कुछ रफ पॉइंट्स रह जाते हैं, उनके दरमियान आर्क बनती है एक्चुअली। ठीक है,
तो ये एक्चुअली वो बता रहा है, और ये यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है द माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप मतलब अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे या अल्ट्रास्कोप से देखेंगे तो वो आपको छोटे छोटे आपको लगेगा अच्छा अच्छा ये इतना रफ है, यानी ऊपर से शाइनी सरफेस लगेगी कॉन्टेक्ट पत्तियों की, आप यूं कह रहे हैं, मगर वो अगर आप देखेंगे तो वो जो रफ सी सरफेस होती है, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज वहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका एरिया बहुत छोटा होता है, ये हमने पढ़ा था ना, ये जब हमने सारा टॉपिक पढ़ा है तो वो ये था कि जो आपकी जो करंट डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। नाउ द एरिया इज वेरी 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 स्मॉल, 10 पावर माइनस 6 टाइम्स स्मॉल, सो द करंट डेंसिटी इज टू हाई, way high current density which 1,000 times increase the electric field intensity to create the arc। okay? तो ये हमने जैसे वहां पर पढ़ा था, ये वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंतहाई हाई हो जाती है रिजल्टिंग इन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो आपका कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स फिर एमिट होते हैं। एंड सिंस द सेक्शनल एरिया ऑफ हीट प्रोटेक्शन इज स्मॉल, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि सेक्शनल एरिया क्या है, जो एरिया है, so the current density becomes very large and the heat produced causes melting of that projections। यानी ये काम फिर फर्दर जारी रहता है, क्यों कि इतनी हाई करंट डेंसिटी ने इतना हीट क्रिएट कर दी कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स है ना वो पिघल जाते हैं। अब एक चीज जब पिघलती है, जैसे मोमबत्ती है आपकी या कैंडल है, जब वो पिघलती है तो देखा ना आपने कि पहले आप जब कैंडल लेकर आते हैं तो उसकी बड़ी अच्छी स्मूथ सी सरफेस होती है, मगर जब वो पिघलती है तो वो जो उसके जो आंसू से बन जाते हैं या वो उसको, यानी आफ्टर मेल्टिंग जो कैंडल है वो फिर शाइनी नहीं रहती। इन शॉर्ट, यानी अब जो मेल्टिंग आपके कॉन्टेक्ट्स की हो चुकी है हाई करंट डेंसिटी की वजह से, वो मजीद इस चीज को नेक्स्ट टाइम के लिए कि आर्क बने उभारती है। तो अब हर दफा तो ये नहीं करेंगे कि आप कॉन्टेक्स्ट को रेती पकड़ के जो है वो शाइनी कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते। बड़े वो मतलब वो इस तरह की अप्रोच नहीं होती है आपकी डायरेक्ट, क्योंकि ये इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ब्रेकर्स जो हैं। तो ये एक्चुअली वजह है। तो ये थ्योरी है, इसको हम कहते हैं फील्ड एमिशन थ्योरी। इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ लॉ। ये फिर मैं बता रहा हूँ, थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो रिसर्चर्स हैं IEEE के, IET के या अमेरिकन NC जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो फिजिसिस्ट हैं वगैरह, तो उन्होंने ये जो है, और अभी तक इसी पर सब बिलीव करते हैं फील्ड एमिशन थ्योरी, कि इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है कि आर्क बने। ठीक है, बट इट स्टिल इट इज अ थ्योरी। अगर मे बी इन फ्यूचर कोई ऐसी रिसर्च आ जाए जो इसको भी कहे कि भाई ये ठीक नहीं है, ये वजह थी, लेकिन स्टिल अभी तक सारे इसी पर बिलीव करते हैं कि वजह यही बनती है। However, the arc is quickly extinguished because the metallic vapors, वो जो metallic vapors बने हैं, electrons and ions produced during arc rapidly condense on the surface of the circuit breaker contacts। वो जल्दी जल्दी से उसके ऊपर कंडेंस हो जाते हैं। यानी वो अब ये नहीं है कि वो जो इतनी हीट की वजह से जो आपका सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसके जो मेटेलिक वेपर, जो इलेक्ट्रॉन आयन जो भी बने हैं, वो इधर उधर भागते फिरे। यानी ये बताने का मकसद ये है, देर इज नो रूम, देर इज नो रूम फॉर वेपर्स, इलेक्ट्रॉन्स और आइंस to run away here and there, because everywhere is vacuum, they cannot run away here and there, so they have to condense on the surface of the circuit breaker again, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो उस वजह से जो हम यूं कहेंगे कि आपकी आर्क खत्म हो गई, बनी और साथी, और इसीलिए हम उसको कहते हैं फर्स्ट करंट जीरो। ठीक है, और या हम यूं भी उसको कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ 1000 टाइम्स बढ़ गई। तो कुछ भी आप उसको कह लें। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ नीचे से मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ये एक इंसुलेटिंग वेसल है, ये जो उसने यस, सो ये जो है आउटर जो उसने दिखाया, ये इंसुलेटिंग एक वेसल है। जैसे वेसल से क्या मुराद है, ये जैसे आपने वो पढ़ा होगा कैथोड रे, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब आपने CRT पढ़ी होगी या इस तरह से। तो जाहिर बात है जहाँ वैक्यूम क्रिएट करना होता है ना, वहाँ पे हम
वो मेरे, मैं उसका आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल केमिस्ट्री में एफएससी में जहाँ वो आप पढ़ते हैं कैथोड रे ट्यूब है, उसमें एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड होता है, अंदर वैक्यूम है या अंदर गैस भरी होती है, वो बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन्स की, उस तरह की वैसल है ये, कंसेप्ट उधर से ही है। उस तरह की एक वैसल है, उसके अंदर आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया जी। उसके बाद अब आपने ये एक मूवेबल मेंबर है आपका ब्रेकर का, और एक फिक्स्ड मेंबर है, ठीक है। और जो फिक्स्ड मेंबर है वो तो मूव नहीं करेगा, लेकिन मूवेबल मेंबर जो है वो उसमें बेलोज होते हैं। बेलोज से मुराद होता है जैसे आपने दो चीजों को कनेक्ट करना हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने बस के दो सेक्शंस को कनेक्ट करना है, जैसे ये मेट्रो है बस, ठीक है, उसमें जो लंबी बस है उसमें जो आपने देखा होगा दरमियान में ब्लैक सा होता है और उसमें कई सारे बल से पड़े होते हैं, उसको हम बेलोज कहते हैं। वो रबड़ होती है, रबड़, ठीक है। रबड़ जो है वो कई तरह का काम करती है। एक तो उसमें इलास्टिसिटी होती है मूव करने के लिए, और दूसरा जो है वो यानी आप यूँ कह लें कि कनेक्ट कनेक्ट भी हो जाता है रबड़ के थ्रू, वो स्ट्रांग भी होती है और इलास्टिसिटी भी दे देती है, ठीक है। तो वो बेलोस जो है वो हमने यहाँ पर लगाया ताकि ये मूव कर सके थोड़ा सा आगे पीछे, हालांकि इसने इंतहाई मिलीमीटर्स में मूव करना है, लेकिन बहरहाल। और ये इंसुलेटिंग वेसल के अंदर भी एक आर्क शील्ड लगाई हुई है, यानी डबल ग्लेज्ड है। डबल ग्लेज का मतलब ये तो डबल शीशा है, डबल शीशा, ठीक है, डबल ग्लेज्ड है, एक आर्क शील्ड अंदर लगाई हुई है ताकि खुदा ना खास्ता बाहर की वैसल नुकसान ना हो। और बाहर की वैसल के बाहर आपने पैनल लगाया होता है, ठीक है ना, तो डबल आपने प्रोटेक्शन की हुई है कि खुदा ना खास्ता किसी सूरत में अगर आपका प्रेशर रिलीज हो गया, जो आपने वैक्यूम बनाया हुआ है, तो आर्क तबाह ना कर दे इधर उधर चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि मतलब डिस्ट्रक्शन ना हो जाए। और ये आपने आर्क की रेंज रखी हुई है, ये जो मैं बात अभी कर रहा हूँ, दिस इज योर आर्किंग रेंज, कि इससे ज्यादा आर्क बाहर नहीं जा सकती, अगर प्रोड्यूस हुई भी तो इससे ज्यादा नहीं जा सकती। तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं फाइनली, जो थोड़ा सा आगे पीछे मूव करें, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि यहाँ पे कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है कि जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर पीछे हटते हैं। यानी जब हम कहते हैं ना कि जब फॉल्ट आया और कॉन्टेक्ट्स एक दूसरे से अलग हुए, तो कितना अलग हुए, ओनली 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इतनी छोटी सी सेपरेशन में इतने किलो एम्पेयर्स का जो करंट है वो खत्म हो जाता है, यानी उसकी आर्क जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये बड़ा कारनामा है साइंस का, आप यूँ कह लें कि इतनी हैवी एनर्जी को जो था वो इतनी जल्दी आपने क्वेंच कर दिया, ठीक है। तो 0.6 to 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और भी मैं आपको बात बताता हूँ, आप खुद भी इसको सोचिएगा। देखें, एनर्जी कंजर्वेशन एक लॉ है, वो ये कहता है कि एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हो नहीं सकता कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में भी आर्क ना बने, या मतलब क्योंकि इतनी हैवी जो एनर्जी करंट की है वो कहाँ जाएगी, ठीक है। अगर हम कहेंगे वो एकदम जीरो हो गई तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो फिर गलत हो जाता है। इसका मतलब यही है ना कि वो हीट में तब्दील हो जाएगी, या कुछ ना कुछ जो आपके ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है। तो दूसरे किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी का जाना हमें शो करना है अपनी थ्योरी में। अगर हम फील्ड एमिशन थ्योरी दे रहे हैं तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को मद्देनजर रखकर ये थ्योरी दी है, या इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमें तब भी ये थ्योरी ठीक ही लगती है, ठीक है। इसीलिए अभी तक इस पर बिलीव है साइंटिस्ट का कि ये ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, फिर इसके जो एडवांटेजेस हैं और जो इसके वो क्या है कि दे आर कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड हैव लॉन्गर लाइफ। कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि इनका इतना जबरदस्त साइज है कि आप इनको इन हाउस पैनल में लगा सकते हैं, यानी आपको बाहर फील्ड में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देर आर नो फायर हैजर्ड्स, कोई आग लगने का खतरा नहीं है। नो जनरेशन ऑफ गैस, कोई इसमें गैस तो है ही नहीं कि हमें बार बार रिफिल करनी पड़े गैस, ठीक है। यानी ये SF6 को भी क्रॉस कर गया अभी कह लें। दे कैन इंटरप्ट, लेकिन उसके अपने फायदे हैं, ठीक है। दे कैन इंटरप्ट एनी फॉल्ट करंट, इसको कोई ना नहीं है, कोई भी फॉल्ट करंट ये इंटरप्ट कर सकता है। एंड वो कहता है द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ अ BCB इज दैट इट कैन ब्रेक एनी हैवी फॉल्ट करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परफेक्टली जस्ट बिफोर द कॉन्टेक्ट्स रीच द डेफिनेट ओपन
पोजीशन, इवन कि वो कहते हैं कि अब 0.6 हमने सेंटीमीटर देखा था ना, तो 0.3 सेंटीमीटर तक की वो कहता है कि आर खत्म हो जाती है। ठीक है, चाहे 0.6 सेंटीमीटर तक होते हैं, मगर पॉइंट हो सकता है 2 सेंटीमीटर तक की आर खत्म हो जाए। दे रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, दे कैन सक्सेसफुली विथस्टैंड लाइटनिंग सर्जेस। बिल्कुल कि अगर ये कॉन्टेक्स्ट इसके लॉक हैं आपस में और लाइटनिंग सर्ज आ जाती है, लाइटनिंग सर्ज जो है ना बहुत तबाही वाली होती है, क्योंकि 10 किलो वोल्ट्स तक तो उसमें वोल्ट ही होता है और करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो लाइटनिंग सर्ज भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, लाइटनिंग सर्ज से मुराद ये है कि जब लाइटनिंग सर्ज आपकी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आएगी ना, तो ट्रांसमिशन लाइन से जब वो सर्ज ब्रेकर में आएगी तो ब्रेकर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मुराद। दे हैव लो आर्क एनर्जी, दे हैव लो इनर्शिया। ठीक है, लो आर्क एनर्जी से क्या मुराद है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा इधर से उधर एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही या ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। जैसे ऑयल में था, पहले वहाँ गैस बन रही है, फिर टर्बुलेंस, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ, कई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पर आपकी आर्क एनर्जी भी कम है और इनर्शिया भी कम है। ठीक है, एंड जैसे सबसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इनर्शिया किस सर्किट ब्रेकर का है, तो हम क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा इनर्शिया आपका एयर ब्लास्ट ब्रेकर का है। उसके बाद इनर्शिया आपका SF6 का, और फिर उसके बाद आपका ऑयल का, या ऑयल और SF6 बराबर आ सकते हैं। ठीक है, और सबसे कम इनर्शिया जो है वो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का है। ठीक है, एंड हेंस रिक्वायर स्मॉलर पावर फॉर कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब इतना ज़्यादा इसको पावर रिक्वायर्ड नहीं है इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चूंकि इंडियन ऑथर है इसलिए उसने लिखा है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर डिस्टेंसेस आर क्वाइट लार्ज, ये बता रहा है कि अगर आपका ग्रिड जो है ना वो किसी देही इलाके में है, देहात में है, दूर अफ्तादा इलाका है, तो वहां पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बहुत कमाल का काम करेगा। क्यों कि आपको बार बार वहां सिलेंडर लेकर नहीं जाना पड़ेगा गैस रिफिल करने के लिए, या ऑयल चेकिंग के लिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए, या एयर ब्लास्ट ब्रेकर में कंप्रेसर को चेक करने के लिए बार बार सफर नहीं करना पड़ेगा, या टीम नहीं भिजवानी पड़ेगी। तो कहते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऐसे दूर अफ्तादा जगहों के लिए बहुत अच्छी एक चॉइस है। ठीक है, यानी ये चॉइस के लिहाज से वो बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर आउटडोर एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम 22 kV to 66 kV, even with the limited rating of say 60 to 100 MVA, they are suitable for a majority of industrial applications in the rural areas। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो 100 MVA है। ठीक है, और 66 kV तक इसकी रेंज है, यानी इसको फिर आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू इन द केस ऑफ द SF6 ब्रेकर। वो आप अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये मैंने चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो ये इसकी रेटिंग या साइजिंग आ गई, और ये इसका वोल्टेज साइज आ गया। ठीक है, तो दैट्स अबाउट द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये टॉपिक हमारा रह गया था इस चैप्टर में। और बाकी अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो है वो तकरीबन हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। पढ़ने को तो हम बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें कवर कर सकते हैं, लेकिन एट दिस टाइम और बाय द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग, यानी कि लाइटिंग स्कीम्स हम पढ़ेंगे कि इनडोर या आउटडोर लाइटिंग को हम कैसे मैनेज करते हैं और इस तरह की चीज़। ठीक है, तो जी कोई बात है तो पूछ लें, फिर 7 हो गए बात कर दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, बात हाँ। सर वो मिड का सॉल्यूशन आप शेयर कर सकते हैं? मिड का सोल्यूशन मैंने ना करवाया हुआ है, वो आप ना जो LMS वीडियो। उस वीक स्लॉट है उसमें आप देख लें, मैंने जी सर। लेक्चर मिड सोल्यूशन, तो वो रिकॉर्डिंग आप देख लें। ओके सर। और अगर सर उसके बाद कोई इशू है या बात करनी है तो वो अपनी क्लास में करें या मेल कर दूं सर मैं आपको? हाँ, वो पहले आप देख लें, एक दफ़ा सोल्यूशन ओके देख सर। लें, फिर मुझे बता दीजिएगा लेक्चर में कि ये है, फिर मैं देखता हूँ कि उसका अगर तो वो उसी वक्त सॉल्व होता हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको देख लेंगे। पहले आप एक दफ़ा सोल्यूशन की रिकॉर्डिंग। ओके सर, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। वालेकुम सर। जी जी जी, कुछ कह रही हैं?
यस सर। सर मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको मेल की थी, आपने मैंने अभी तक मेल पढ़ी नहीं। मेरा एक्चुअली ट्यूसडे ना ऑफ होता है, यानी ऑफिशियली मेरा ऑफ होता है, लाइक संडे। ट्यूसडे मेरा ऑफ होता है, तो मैं मंडे के बाद आ जाता हूँ। तो क्या मेल है, मिड से रिलेटेड ही है? जी सर मिड के लिए। अच्छा अच्छा, चले मैं पढ़ लूँगा। आई विल सी कि उसमें आपने क्या लिखा है, क्या इशू है। तो सर थैंक यू। बाकी सोल्यूशन क्या जो भी है क्लास, आप लोग वो लेक्चर मैंने जो दिया था वो आप देख सकते हो, उसमें सारा उसका सोल्यूशन है। पर आज मेरा मंडे के बाद ऑन डे है, तो मैं आज ही देखूंगा जो भी मेल वगैरह कराया आपने। मेल का अगर मैं रिप्लाई बनता हुआ मेल पे तो कर दूंगा, नहीं तो फिर उसका आंसर लेक्चर में ही होगा, ठीक है। इफ इट इज, क्योंकि मेल का रिप्लाई लिखना ना एक्चुअली सारी मेल्स का इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिपार्टमेंट के भी काम होते हैं और लेक्चरिंग भी। तो अगर तो वो पॉसिबल हुआ मेल पे ही रिप्लाई देना, आई विल रिप्लाई, और एल्स विल डिस्कस इट इन द लेक्चर। अगर मैंने ये देखा कि कॉमनली सबका एक जैसा मसला है, प्रॉब्लम है, फिर हम लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। अजीब ऐसा आप कुछ कह रहे हैं? चलो ठीक है फिर। सर सर आप ठीक है। मेल कब तक रीड कर लेंगे? हाँ जी, मैंने यही बताया, मैं आज करूँगा रीड ना, कल मेरा ऑफ डे था। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। और अगर उसका रिप्लाई ईमेल पे बनता हुआ तो करूँगा, नहीं तो उसको लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, यही मैंने बताया। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।